नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर कैपिटल वन स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। बहुत एक मुश्किल समय से इस समय देश निकल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद मोदी जी की बातों को हम लोगों ने कुछ ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। कुछ मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि शायद हम लोग अब एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अपनी खो बैठेंगे, या देश को वापस कगार पे उसको लाने के लिए बहुत मेहनत हमें करनी पड़ेगी। इस दुविधा के अंदर ही हम लोग सब चल रहे थे। तो हमारी मुलाकात बहुत से कंसल्टेंट से हुई, पर उसमें से हेमंत गुप्ता जी एक ऐसे कंसल्टेंट हमारे सामने आए जिन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौर के अंदर हम लोग फिर भी बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने एक्चुअली में आगे के लिए रास्ते अपने खोल दिए हैं। देश की प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं, आपकी आर्थिक प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं। हेमंत गुप्ता जी से मिलाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा उनके बारे में। हेमंत गुप्ता जी फाउंडर डायरेक्टर हैं न्यू सोर्स इंडिया लिमिटेड के। न्यू सोर्स एक कंसल्टिंग कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके द्वारा ये फॉर्म करी गई कंपनी है। इसका बेस चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही है। लोगों को फाइनेंशियल कंसल्टेशंस देना इनका कोर बिजनेस है। और ये ज़्यादातर फोकस हेमंत जी के विषय में अगर मैं ख़ास बोलूं तो ज़्यादातर फोकस हेमंत जी का नए स्टार्टअप्स के ऊपर होता है, जो कि स्टार्टअप्स को गाइडेंस देना, किस तरीके से स्टार्टअप को फॉर्म करना चाहिए। तो हम लोग जो आज का दौर चल रहा है उस बारे में तो उनसे बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही में उनसे हम लोग उनके कोर एक्सपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे, जो कि है स्टार्टअप्स को नई दिशा देकर उसे उसके फाउंडेशन के ऊपर ठीक से बैठाना। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल वन स्टूडियोज़ में। नमस्कार सर। हेमंत जी, आप एक कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और जब मेरी आपसे बात हुई इस दौर को लेके तो आपने बहुत ही कूल और काम वे में बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सर, हम क्यों ना घबराएं? सर, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मोदी जी ने ये जो भी कुछ किया है वो बहुत ही प्लान्ड वे में किया है, थैंक्स टू बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग एम्प्लॉयज़, जो इस काम को बहुत ही ईमानदारी से सुबह 8 से 8 बजे तक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट कोई घबराने की ज़रूरत, डोंट पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप तो ये कह रहे हैं कि डोंट पैनिक, बिकॉज आई एम श्योर, क्योंकि आपने इस चीज़ को आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिन लोगों ने ठीक है, उसको हम काला धन कह सकते थे एक समय पे, पर आज की डेट के अंदर वो ऐसा एक धन है जो उनकी मेहनत से कमाया हुआ है। ठीक है, डिक्लेयर नहीं किया किन्हीं कारणों से, पर वो एक ऐसी करेंसी है जो मेहनत से उन्होंने कमाई थी कभी किसी ज़माने में। आज करोड़ों की तादाद के अंदर एक व्यक्ति के पास अगर ऐसा पैसा पड़ा है, तो उसको जब ये मालूम चलता है कि मैं सारा का सारा पैसा अगर आज जमा करा दूंगा तो 200% टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या वो घबराएगा नहीं सर? सर, एक्चुअली 200% टैक्स नहीं है, 200% पेनल्टी है। Okay. और दूसरी प्रोविज़न है, मैं आपको सेक्शन तो नहीं कोट करना चाहूँगा बिकॉज आम पब्लिक उस सेक्शन को समझे ना समझे, बट जस्ट उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बिकॉज वो सेक्शन ये कहती है कि आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम है और आपकी जो असेस्ड इनकम है, उसमें अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो उसमें असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो 100% से लेकर 300% की पेनल्टी वो लगा सकता है जी। अब ये बात मीडिया में कैसे आई, कहाँ से आई, आई डोंट नो, बट ओनली पैनिक करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। रिटर्न्स फाइल करने में टाइम है। मेरे जहन में एक ये क्वेश्चन आ रहा था कि ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाकर मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास आज 5 करोड़ रुपया है, मैं आपके पास एक चीज़ लेके आता हूँ, आप मेरे कंसल्टेंट हैं, क्योंकि मैं आपके पास लेकर आता हूँ कि सर मेरे पास ये पैसा पड़ा है, अब ये तो सारा बेकार हो जाएगा, इसको किसी तरह से बचा कर दीजिए मुझे। मैं घबराया हुआ सिटीज़न हूँ, मेरे पास सिर्फ आज की डेट में यही एक क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, मेरे को आप क्या राय देंगे? सर, आपके पास सिर्फ 5 करोड़ है?
जी सिर्फ 5 करोड़ है, मैं दोबारा पूछूंगा, जी तिबारा पूछूंगा, सिर्फ 5 करोड़ है, क्या कुछ और गोल्ड है, कुछ और है? देखिए ये जो स्कीम, इसको आप मोदी जी की स्कीम की तरह भी ले सकते हैं, बिकॉज ये जो पैसा आपके पास है वो अनडिक्लेयर्ड है, आप इसको जाके बैंक में जमा कराइए। ऑब्वियस है कि आप मोदी जी के कैंपेन में हाईलाइट होंगे, ओके, तो उससे घबराने की जरूरत तब आपके पास है कि उसके बाद भी आपने कुछ अनडिस्क्लोज छोड़ दिया। घबराने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने कुछ भी अनडिस्क्लोज छोड़ा ही नहीं इस वक्त, आप अपने सीए के पास जाइए, आप उनसे राय लीजिए, अपनी बैलेंस शीट आज ही फाइनल करिए और जो भी आपके पास डिक्लेयर करने के लिए है वो बैंक में जमा करा दीजिए। अगर आपने वो बैंक में जमा करा दिया और साथ ही साथ एडवांस टैक्स भी जमा करा दिया तो मोदी जी को पैसा मिल गया, आपका पैसा आपके पास आ गया, उस पर आपको सरचार्ज लग जाएगा या थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आप एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं जमा कराएंगे तो। बट इस ईयर की जो भी डिक्लेयर्ड इनकम है वो इनकम आप अपनी रिटर्न जो 31 जुलाई नेक्स्ट ईयर जाएगी तब आप डिक्लेयर करेंगे, तब तक आपके पास टाइम है। मोदी जी ने जैसा टाइम दिया 50 दिन का, तो वो अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो जो इनकम आपने डिक्लेयर कर दी वो डिक्लेयर कर दी। हो सकता है आपके ऊपर वो क्वेश्चन करें कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, तो भी वो केवल ये कर पाएंगे कि आपके ऊपर किसी और सेक्शन में पेनल्टी लगा दी। ये लेकिन 200% की या 300% की बात बिल्कुल फेक है। 271 सेक्शन जो है वो ये कहती ही नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन ही ये है कि असेस्ड इनकम एंड डिक्लेयर्ड इनकम में अगर डिफरेंस है तो 271 सी जो सेक्शन है उसमें असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है जी। अगर आपका कमाया हुआ गलत तरीके का पैसा है, ऑब्वियस है गवर्नमेंट पूछेगी कि वो हवाला से आया है, कहाँ से आया है, लेकिन आपने मुझसे बात की कि ये ऐसी अर्निंग थी जो आपने मेहनत से कमाई थी पर अब डिक्लेयर करना भूल गए जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं, उससे आया हुआ पैसा है, उसको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया लेकिन किसी वजह से, जिन्हीं निजी कारणों की वजह से या किसी गलत कंसल्टेशन की वजह से वो उस पूरी इनकम को डिक्लेयर नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, वो लोग ज़रूर डरें जो कि गलत तरीके से पैसे को इस देश के अंदर लेकर आए और उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने की मंशा रखते थे। सो ये ध्यान रखते हुए आप हेमंत जी से मिल सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स और उनकी सभी डिटेल्स हम लोग इंटरव्यू के आखिर में इस स्क्रीन के नीचे देंगे, तो कृपया ध्यान से नोट कर लीजिएगा। हेमंत जी, बहुत अच्छी बातें आपने करी, मन को शांत करने वाली बातें आपने कह दी। मैं यहाँ से समझता हूँ कि एक नया युग भारत के लिए शुरू होने वाला है। इस नए युग के अंदर नई सोच के साथ में नई जनरेशन बड़ा कुछ लेके आ सकती है। आप ऑलरेडी स्टार्टअप्स में डील कर रहे हैं, तो सर सबसे पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए, ये सर जो स्टार्टअप्स हैं उनको आप किस तरीके से गाइड करते हैं? मतलब आपके पास यदि कोई स्टार्टअप के लिए आता है तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपका क्या प्रोसेस रहता है उसको एस्टैब्लिश करवाने के लिए? सर ये बताने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपके दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहा हूँ, बट 80% स्टार्टअप्स तो फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं एंड रेस्ट 20% में से भी 50% लोग 1 ईयर रन करके सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं। 10% स्टार्टअप्स ही ग्रो कर पाते हैं एक सस्टेनेबल लेवल पर। तो सबसे पहले मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट बहुत कुछ उनके लिए लेके आई है, उसको सर्च करना शुरू करिए, गूगल पे सर्च करिए स्टार्टअप
startupindia.gov.in पर जाके सर्च करिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करिए। लेकिन एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप बहुत ही कैजुअल वे में ली जाती है यूथ के थ्रू। कुछ भी स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप बोल दिया उसको, लेकिन गवर्नमेंट की स्टार्टअप डेफिनेशन डिफरेंट है जी। जब आप startup.gov.in पर लॉगिन करेंगे और आप वहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे अपने आप को स्टार्टअप मानते हुए, तो भी आप जब उसको भरने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर में ही आप पाएंगे कि आप स्टार्टअप हैं ही नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि 80% लोग एक साल में डंप हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि हम स्टार्टअप कैसे हैं। कुछ भी शुरू कर देने से स्टार्टअप नहीं होता, इसीलिए वो फेल होते हैं। और 10% लोग जो सक्सेस होते हैं वो रियली स्टार्टअप हैं। तो यानी अगर मैं स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा हूँ, 100 कंपनियाँ या 100 स्टार्टअप्स में रजिस्टर कर रहा हूँ न्यू, तो उसमें से 90% लोग तो नेक्स्ट ईयर मुझे नज़र ही नहीं आते। तो अपना पैसा लगाने से पहले, अपना पैसा अपने आप को स्टार्टअप मानने से पहले, प्लीज़ गो टू startup.gov.in, फिल द फॉर्म। आपको गवर्नमेंट ही आईना दिखा देगी, मोदी गवर्नमेंट ही आपको आईना दिखा देगी कि आप स्टार्टअप हैं या नहीं। ओके, सो आपका जो एक इंटरेक्शन उनसे होता है वो एक सेकंड लेवल पे होता है। मतलब फर्स्ट लेवल शुड बी कि वो पहले जाके देख के आएँ साइट के ऊपर, रजिस्टर करें अपने आप को, और तब जाने कि हाँ वो स्टार्टअप हैं भी कि नहीं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं भी कि नहीं, फिर वो आपको अप्रोच करें। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अगर उन्हें लगता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की साइट है जी, उसमें जो प्रोविज़न दे रखे हैं किसी लेमैन को जल्दी से ना समझ में आए, तो हम उनको उसमें भी हेल्प करते हैं। ऑल्दो अभी बहुत सारे गिफ्ट आने बाकी हैं स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज लास्ट कुछ पीरियड से गवर्नमेंट जीएसटी में बिजी है। फिर अब ये 500,000 रुपीज़ के नोट जो बैन किए गए हैं उसमें गवर्नमेंट की सारी मशीनरी बिजी है। ऑल्दो वो startup.gov.in, बट आई perfectly consult you that you fall in startup category or not, so that before you investing anything you know that I am on right track or not. ओके, ठीक है, राइट। सो मतलब आपका साथ जो है वो शुरुआत से अगर हमारे साथ रहेगा किसी स्टार्टअप के, या कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहा है, तो उसको ये तो एटलीस्ट पता होगा कि व्हाट इज़ द राइट वे टू ट्रेवर्स ऑन दिस पाथ, राइट। सो यहाँ इसके बाद सर क्या क्या चीज़ें एक स्टार्टअप को फेस करनी पड़ती हैं शुरुआती दौर के अंदर, जो कि स्टेचुटरली उसको कंप्लीट करनी है, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस के अंडर कंप्लीट करनी है, वो कुछ गाइड करेंगे? बेसिकली मैं यहाँ पर स्टार्टअप को यही राय देना चाहूँगा, फोकस ऑन फोकस। फर्स्ट, मेक योर बिजनेस मॉडल, अप्रूव अ गुड कंसल्टेंट, एंड प्लान योर फाइनेंशियल गोल, प्लान योर मार्केट। राइट नाउ आप देख रहे हैं कि सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन इसमें भी भेड़ चाल है। हर बंदा फ्लिपकार्ट, अमेजन पे अपने गुड सेल करने जा रहा है। बट मैं अपने स्टार्टअप्स यंगस्टर को यही कहना चाहूँगा, भेड़ चाल में मत चलिए, अपने विज़न को सोचिए। ये जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो हमारा कोर कॉम्पिटेंस है, उसमें आपको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। वो आप हमें या किसी भी गुड कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुड कंपनी को अगर आप देते हैं वो टेक केयर कर लेंगे। आपको उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके बारे में वरी करेंगे तो उसके लिए वरी करने के लिए मोदी गवर्नमेंट है। वो लोग सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं ये इन स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को, बिकॉज जीएसटी लेके आने के पीछे ही ये मकसद था, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जाए और स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्टिव है स्टार्टअप्स के लिए, लेकिन आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आप
रियली स्टार्टअप कैटेगरी में फॉल करें। इसमें तो मैंने खैर जैसे अपने दर्शकों को पहले ही बता दिया कि आप इस इंटरव्यू के बाद आपकी मदद की और आपकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ द नंबर्स विच वील बी गिविंग अंडर द स्क्रीन आफ्टर आई मीन बिफोर दिस इंटरव्यू एक्चुअली फिनिशेस। सो ये यंगस्टर्स प्लीज़ ध्यान दें। सर यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डाइवर्जन होकर उस टॉपिक पे आते हैं कि जैसे अभी आपने कहा 1 साल के अंदर स्टार्टअप्स नॉर्मली वापस ही नहीं आते, फेल हो जाते हैं। तो ये क्या रीज़न है फेलियर्स का? मतलब इज़ इट बिकॉज जो वो कंपटीशन है उसको फेस नहीं कर पा रहे होते, या फिर वो क्योंकि स्टार्टअप्स का रियल मीनिंग ही नहीं समझ पाए हैं तो उसकी वजह से वो अपने आप को जो है कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि हम तो अकेले रह गए। बात तो वही है कि स्टार्टअप्स अपने आप को पहले ये समझें कि वो रियली स्टार्टअप हैं या नहीं। एक्चुअली क्या है कि बिजनेस लाइफ से अलग नहीं है। वो जो नॉर्मल प्रिंसिपल है लाइफ के, वही प्रिंसिपल आपको बिजनेस में भी लगाने होते हैं। समथिंग लाइक कि गोल सेटिंग। अगर आप बात करें तो जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे कि आपको क्या अचीव करना है, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। अगर आप यूनिक हैं तो आप स्टार्टअप हैं। कुछ लोग इसको कंट्राडिक्ट भी कर सकते हैं कि यूनिकनेस, यूनिक फॉर्मूले हम कैसे लेके आए। नथिंग कि आप कुछ न्यू प्रोडक्ट लेके आए। अब आप ओला कैब का एग्जांपल लीजिए। उन्होंने टैक्सीज को मतलब रेगुलराइज कर दिया और अपना बिजनेस मॉडल खुद से निकाला। तो आप इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको प्रॉब्लम्स को कभी प्रॉब्लम्स मत बोलिए, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। जब आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली स्टार्टअप का मतलब क्या है। मोदी गवर्नमेंट किसको स्टार्टअप कह रही है? ब्यूटीफुल। मोदी गवर्नमेंट स्टार्टअप उनको कह रही है जिनके पास या तो कोई अपना पेटेंट है, या वो कुछ न्यू आइडिया लेके आ रहे हैं, या फिर वो एग्जिस्टिंग काम करने के तरीके में न्यू वेज देख रहे हैं। वो स्टार्टअप से होता है और अपनी यूएसपी खुद बनानी होती है। उसके बारे में आपको बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स गूगल पे मिल जाएंगी। आप यूट्यूब देखते हैं, आज की यूथ के पास तो इतना बड़ा जरिया है गूगल, यूट्यूब, पिनिंटरेस्ट। आप जाइए, देखिए, समझिए, बट वो नॉलेज को आप कन्वर्ट करिए एक्शन प्लान में, एक्शन प्लान को कन्वर्ट करिए मनी में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स अ बिजनेस। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि यू हैव टू बी डिफरेंट इन योर अप्रोच एज वेल एज थॉट्स। यस। सो अगर आपकी थिंकिंग बिल्कुल हटके है और तभी आप हटके कुछ प्लान्स निकाल पाएंगे। सो ये बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छा कहा। सर यहाँ से एक छोटी सी चीज़ जानने की इच्छा हो रही है कि क्या ये हटके प्लान्स जो हैं आप सजेस्ट भी करते हैं? नहीं सर, ये सजेस्ट नहीं किए जा सकते किसी को भी, बिकॉज एवरी पर्सन इज यूनिक कैपेबिलिटी, यूनिक फैमिली बैकग्राउंड, यूनिक upbringing, their thoughts, their groups. So like goal setting, nobody can suggest. Anybody claim that I will suggest you, but that suggestion is like adopted baby. बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको व्यक्ति खुद ही देखे कि क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द और उसके अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन से क्या चेंजेस आ सकते हैं, तभी एक स्टार्टअप या एक नया थॉट जो है वो पैदा हो पाएगा। सर जैसे अभी मैं अपनी बात करूं, अगर मैं खुद भी बड़ा कंफ्यूज रहता हूं कि एलएल कुछ डिस्कशंस हमारे टाइम में तो बड़ा सिंपल था कि अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप फॉर्मेट है, प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप ठीक है कुछ अपने आप को थोड़ा सा एक अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कर लीजिए। इट वाज वेरी सिंपल डिसीजन आर टाइम्स। बट अभी इतने सारे टैग्स आ गए हैं, LLPs एंड यू नो लिमिटेड कंपनीज, OPCs। तो ये क्या चीज़ें हैं सर? मतलब ये नई चीज़ें, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं सर।
एक्चुअली ये चीज़ें नई नहीं हैं। जैसे मैंने आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान मोदी गवर्नमेंट की विज़न को शेयर किया है, तो मोदी गवर्नमेंट हर चीज़ को रेगुलराइज करना चाहती है, हर चीज़ को वाइट में लाना चाहती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। जब कंपनीज एक्ट बना था तभी ये प्रोविज़न आ गए थे, ऑल्दो एलएलपी एक्ट 2008 का है जी। तो मैं आपको अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कंपेयर करना पहले बताना चाहूँगा, जी ज़रूर। ताकि आप ये डिसीजन ले सकें कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ताकि आप पहले ये डिसाइड करें कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहना है या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहना है। और उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप किस फॉर्मेट में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप पहले किस फॉर्मेट में आप सेट करना चाहते हैं अपने आप को। तो बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपके पास ऑप्शन है एलएलपी, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। ये चार ऑप्शन है। तो पहले इनको अगर हम कंपेयर करें तो मैं बहुत शॉर्ट में बस इतना बताना चाहूँगा, हर स्टार्टअप जानता है अगर आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। कोई भी एम्प्लॉई है वो आज की डेट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना चाहता है या लिमिटेड कंपनी में काम करना चाहता है। जब आपके नाम में जुड़ा होता है कि XYZ एसोसिएट, जब उसको नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं मिलता है या लिमिटेड नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि लाला कंपनी है, लाला कंपनी है, राइट। तो बहुत पोर्ट्रेट आप प्रॉपरली नहीं कर पाते अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रस्ट बिल्डिंग है, एक्चुअली बिजनेस ऑलवेज ऑन ट्रस्ट। एब्सोल्युटली। सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फायदा क्या कि भाई आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट का वहाँ पे इंटरफेयर बहुत कम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वो वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप बहुत स्मॉल लेवल पर कुछ भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके ऊपर हर सेक्शन, हर एक्ट अप्लाई होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उसको MCM रजिस्टर करेंगे तो कंपनीज एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, उसके हिसाब से आपको चलना है, आपको अच्छा कंसल्टेंट हायर करना है, उसमें एक्सपेंस करना है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा एक्सपेंस ज़रूरी है, लेकिन एक्सपेंस तब आपको पेन करेगा जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हैं तो इतना कॉस्ट नहीं लगता है कंसल्टेंट की फीस का या कंपनी रजिस्टर करने का। आपने सर एक टॉपिक छेड़ दिया यहाँ पर, अर्न नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपके सामने साइट कर सकता हूँ, पर उनकी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बड़े धूम धड़ाके से शुरू होती हैं जी, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि एज इफ प्रॉब्ली उनके अंदर से ना वो एक एंथुजियाज्म निकल गया, तो कहीं स्टैग्नेशन की तरफ को निकल पड़ती हैं, थक हार के बैठने की कोशिश में लगी रह जाती हैं। सो उनके लिए आपके पास क्या राय है, या उनके अंदर क्या आप एक फ्रेश गश ऑफ ब्लड जो है वो भेज सकते हैं कि हाँ वो उठ के खड़े हो जाएं? मोटिवेशन इनर मोटिवेशन होता है। अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है उसमें अगर लीडरशिप स्किल है और वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कुछ पैसा लगा रहा है, अपने ऊपर टाइम दे रहा है, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज एवरी टाइम जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करेगा तो वो एनर्जेटिक होगा और नए आइडियाज से लेस होगा। तो वो कभी ऑर्गेनाइजेशन को उस डायरेक्शन में जाने नहीं देगा, स्टेगनेंसी कभी आने नहीं देगी। मुझे सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए 9 साल हो गए, आज भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आप आके देखिए, कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं मिलेंगे। मेरी टीम 70 लोगों की है, 2 डिविजन्स में मैं काम करता हूँ, स्टार्टअप्स के लिए भी काम करता हूँ, मेरे पार्टनर कॉर्पोरेट्स के लिए काम करते हैं। तो हम लोग बड़े कॉर्पोरेट्स को भी सर्व करते हैं, स्टार्टअप्स को भी सर्व करते हैं। सर जैसे
ये जो आपने अभी कहा वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है। लोग निराश ना हो, नए थॉट्स को लेकर आएँ और उसको फिर जो है अपनी टीम को मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेटेड रहें। बट कई दफ़ा क्या होता है कि सब चीज़ें वो कर रहे होते हैं, एंथुजियास्टिकली आते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ उनके लिए वर्क नहीं कर रही होती। समथिंग इज़ नॉट क्लिकिंग फॉर देम एवरी टाइम। सो उस केस के अंदर कहाँ आपकी हेल्प ले सकते हैं वो? अगर वो लोग जो भी किया है उसको डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ कि बिकॉज मुझे उनके फुटप्रिंट चाहिए होंगे। विदाउट फुटप्रिंट आई डोंट हेल्प एनीथिंग कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में क्या ट्राई किया, किस तरीके से ट्राई किया, क्या चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, क्या मिस कर दिया, या उनका जो कॉन्सेप्ट था वो वर्केबल था या नहीं था। अच्छा, बेसिकली आना तो उन लोगों को पहले चाहिए जब वो शुरू कर रहे हैं। सही बात है। हाँ। तब कंसल्टेंसी करते तो उनको ये शायद देखना नहीं पड़ता, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी बातें मेरी तरफ से उनको मिल जाती जिससे वो एक ट्रैक पे रहते। सही बात है। सो दोस्तों, ये बात चल रही थी हेमंत गुप्ता जी से, जो कि एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हैं। उनकी जो फर्म है वो ऑलरेडी बहुत से मेजर कॉर्पोरेट्स को हैंडल कर रही हैं और साथ ही में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को वो गाइड करती चली जाती हैं जो आज एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर्स में तब्दील होने की कगार पे हैं और तब्दील हो भी चुकी हैं। सो ज़्यादा जानने के लिए हेमंत गुप्ता जी से मैं उनकी डिटेल्स को यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस स्क्रीन के नीचे के दिए गए नंबर्स जो हैं वो हेमंत गुप्ता जी के हैं और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर। जो हम लोगों ने आज के दौर के विषय में उनसे बातें करी शुरू में, और जो उसके बाद दौर आने वाला है उसके बारे में हमने जो बातें करी उनसे, उन सभी चीज़ों के बारे में उनसे राय लेने के लिए, कंसल्टेशंस के लिए आप प्लीज़ इन नंबर्स का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से, अपनी खुद की तरफ से जोड़ना चाहता हूँ हेमंत गुप्ता जी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इससे दूर रखते हुए। ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। दोस्तों, अगर पसंद आए तो ज़रूर अपनाइएगा। ये आज सुबह एक मेरे बहुत ही करीबी मित्र से मेरी जब बात चल रही थी तो ये दिमाग में आया कि वो पैसा जो कि हम लोग किसी भी तरीके से सोचते हैं कि यूज़ नहीं कर पाएंगे, हमारे लेजिटिमेट सोर्सेज से वो अर्न नहीं किया गया है, तो क्या उस पैसे को हम लोग किसी गरीब को देके उसका बैंक अकाउंट खुलवाकर उसको नहीं दे सकते? 2 से 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार ने कहा है नहीं पूछे जाएंगे कहाँ से आए हैं। क्या पता हेमंत जी मेरे इस थॉट के बारे में स्टैंप लगा दें और कह दें कि हाँ ये दोस्तों पॉसिबल है। सो एक आखिर बार हेमंत जी से इस क्वेश्चन को लेके मैं मुखातिब होने जा रहा हूँ। तो हेमंत जी, क्या ये थॉट मेरा जो है वो काम कर सकता है? सर, आपका थॉट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लोग अगर इसको इस तरीके से देखें, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं जो मेरे कुछ सोसाइटी या ट्रस्ट वगैरह हैं, जो मंदिर वगैरह हैं, वहाँ पे ऐसा काफ़ी देखने को मिला है कि अब काफ़ी कैश वहाँ पे डाला जा रहा है और मंदिर तो डोनेशन के नाम पर वो बैंक अकाउंट में जमा करा ही सकते हैं। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जो मंदिर्स पर भी उस तरीके से करती हैं कि 20,000 से ऊपर उनका पैन कार्ड दिखाइए, ये करिए, वो करिए। तो इस पर अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। मोदी गवर्नमेंट की तरफ से मे बी कुछ और इस पर गाइडलाइंस आ सकती हैं, क्योंकि अब मंदिर में पैसा आना शुरू हो गया है। लोग दूसरों के बारे में उस वे में सोच तो रहे ही हैं। चलिए, एक थॉट ही सही, लेकिन एक नोबल थॉट था, मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। क्या पता ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाए जो कि ऊपरी सरकार के ऊपरी हिस्सों तक इसे पहुंचा दे और इसमें से कुछ हल निकल आए लोगों के लिए। कहने का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस इनकम की हो सके, जो कि वेस्ट जाती हुई दिख रही है, सो सभी देशवासियों का भला हो सकता है। इसी एक नोट के ऊपर मैं इस इंटरव्यू का समापन करता हूं दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ये इंटरव्यू यदि आपको पसंद आए, इसके थॉट्स आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ हमारे को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिएगा। ये सब्सक्राइब बटन आप इस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बस जाके क्लिक करना आपके लिए थोड़ी देर का काम होगा। धन्यवाद।
Jungle.